यस बैंक एक टाइम पे ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक था और इसका शेयर प्राइस 400 को टच किया। अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 50 के अराउंड है। और बहुत से मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सी रूमर्स पे बिलीव करके कभी इसको बाय करते हैं, कभी इसको सेल करते हैं। अगर मैं रूमर्स की बात करूं तो रूमर्स इतने हैं यस बैंक के अराउंड कि अगर हम एक एक रूमर पे वीडियो बनाएं तो वो पूरी वीडियो 10-10 मिनट की बन सकती है। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं कि क्या यस बैंक अभी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। क्या मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा वो क्या रूमर्स हैं और वो रूमर्स के पीछे कितना ट्रुथ है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और यस बैंक के अराउंड क्या क्या रूमर्स हैं और आपको क्या एज ए इन्वेस्टर यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी वीडियो को अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ स्टार्ट नहीं किया, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छी लर्निंग मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग यस बैंक की कैसे चेंज हुई है सितंबर 2018 से लेके सितंबर 2019 तक। सबसे पहला प्रमोटर ग्रुप। अगर मैं प्रमोटर ग्रुप की बात करूं तो प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग 20% से कम होके 13% पे पहुंच गई है। इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एफआईआईज और डीआईआईज जो सीधा आके बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे उनके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कम हुआ है 62% से 45%। तो सबका कम हुआ तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका बढ़ा है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है नॉन इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें आते हैं मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब कोई कंपनी नीचे को जाती है और तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि एफआईआईज, वो उन कंपनी से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके बाद एंट्री होती है मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की। मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के आने के बाद हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस पे बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा रूमर्स पे बिलीव करते हैं, और वो स्टॉक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जैसे कि इस केस में हुआ है यस बैंक के साथ। जब से रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर में एंटर करना स्टार्ट हुए और बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस शेयर से एग्जिट मारा, उसके बाद यस बैंक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं रूमर्स में। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यस बैंक में जब भी न्यूज़ आती है कि यस बैंक फंडिंग उठाने वाला है, तो यस बैंक का शेयर ऊपर को चला जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स एकदम से आके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कोई किसी रीज़न की वजह से फंडिंग का न्यूज़ नेगेटिव हो जाता है या बैंक फंडिंग नहीं उठा पाता, तो हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि इस टाइम पे मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करके बैंक में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। तो मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हमें एक पैरामीटर के बेस पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम एक प्योरली स्पेकुलेशन और प्योरली एक सट्टा खेल रहे हैं, जिसके केस में हमारे पैसा लूज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं स्पेकुलेशन से बाहर निकलूं, चलिए मैं बात करता हूं यस बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिससे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू मिलेगा कि ये बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके एनपीए को देखना। अगर मैं एनपीए की बात करूं तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये हमें बताता है कि अगर बैंक ने 100 रुपीज़ किसी को लेंड किए और उसका एनपीए 4% है, तो 100 में से 4 रुपये बैंक को वापस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसको एज अ लॉस वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बुक करता है। तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि जितनी ज़्यादा लोन क्वालिटी बैंक की अच्छी होती है, उतना उसका एनपीए कम होता है। और हमें हमेशा किसी भी बैंक को एनालाइज करते टाइम देखना चाहिए कि उसका एनपीए कितना है। अगर उसका एनपीए बड़ा है तो क्यों बड़ा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यस बैंक के एनपीए के बारे में। दोस्तों अगर मैं यस बैंक के नेट एनपीए की बात करूं तो करंटली यस बैंक का नेट एनपीए है 4.4%। अगर मैं सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करूं तो इनका नेट एनपीए था 0.8%। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यस बैंक का नेट एनपीए कितना बड़ा है पिछले एक साल में। अब यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी कंपनी को तब तक जज नहीं कर सकते जब तक आप उनको उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर नहीं करते। तो अगर मैं बाकी बैंक्स का देखूं कि उनका नेट एनपीए कितना है, तो मैं दो बैंक्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक।
और आपको सुन के हैरानी होगी कि इन दोनों बैंक का नेट एनपीए 1% से भी कम का है। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो इनका नेट एनपीए जस्ट 0.43% का है। दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन था कि येस बैंक का एनपीए इतना ज्यादा बढ़ गया पिछले कुछ क्वार्टर्स में? तो इसके पीछे जो रीजन है वो इससे रिलेटेड है कि आजकल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि सभी बैंक्स रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, और एचडीएफसी ने भी सबसे ज्यादा ध्यान अपना रिटेल बैंकिंग में दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही सक्सेसफुल बैंक बना। तो क्यों बैंक रिटेल बैंकिंग पे इतना ध्यान देते हैं? क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जब भी आप पैसा देते हो तो वहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि सामने वाली काउंटर पार्टी आपको पैसा वापस ना करे। और अगर उस केस में कोई काउंटर पार्टी फेल भी होती है तो बैंक का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जब येस बैंक फास्टेस्ट मूविंग बैंक था तो ये सबसे ज़्यादा अपना लोन बुक कॉर्पोरेट सेक्टर में देता था, जिसका फायदा ये होता था कि ये रिस्की सेक्टर में जाके कंपनीज को पैसा देता था, जिससे इनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता था, जिसकी वजह से अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत अच्छे से दिखा पाता था, और एक टाइम पे एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बन गया। लेकिन जब कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, कंपनीज ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट हुआ, तो इनका एनपीए ऊपर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉसेज होने लगे, जिसके चलते येस बैंक ने आजकल अपना पूरा फोकस रिटेल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट किया है, और ये ट्राई कर रहा है कि अपने लोन बुक का सबसे ज़्यादा शेयर रिटेल बैंकिंग की तरफ ध्यान दे। तो अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो अभी भी येस बैंक का 60% से ज़्यादा लोन बुक कॉर्पोरेट सेक्टर में लगा हुआ है। तो ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि येस बैंक कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाता है और कैसे अपने लोन बुक को कॉर्पोरेट सेक्टर से निकाल के रिटेल सेक्टर में लाने में सक्सेसफुल होता है। बैंकिंग के केस में एक और इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है CASA, कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक काम करता है जब बहुत से लोग आके अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में रखते हैं, और उस पैसे को यूज़ करके बैंक वो पैसे को आगे लेंड करता है। तो कासा रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बैंक को पैसा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से मिलता है, और करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के केस में ही बैंक को सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो जाता है। अगर उस पैसे को वो थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे पाएंगे तो इनका मार्जिन बहुत अच्छे से निकल के आता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं येस बैंक के कासा रेशो की बात करूं तो इनका कासा रेशो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 में था 35.1%, जो अभी कम होके हो गया है 30.2%। तो किसी भी बैंक का कासा रेशो कम होना एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। अगर मैं इसको किसी कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करूं, अगर मैं कोटक महिंद्रा की बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशो 50% से भी ज़्यादा का है। थर्ड पैरामीटर जिसके बेस पे आप बैंक्स को एनालाइज कर सकते हो वो होता है पीबी रेशो, जो आपको बताती है कि बुक वैल्यू के हिसाब से अभी बैंक का प्राइस कितना है। और नॉर्मली इंडस्ट्री में माना जाता है कि पीबी रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। अगर मैं येस बैंक के पीबी रेशो की बात करूं तो येस बैंक का पीबी रेशो है 0.58। अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की, तो उनका पीबी रेशो 6 से भी ज़्यादा का है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अलग अलग बैंक्स का पीबी रेशो कंपेयर किया है, और इसमें हमें थोड़ा सा लुक्रेटिव लगता है कि येस बैंक का पीबी रेशो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आपको एक फैक्टर के बेस पे सिर्फ डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बाद अब बात करते हैं रूमर्स की, जो येस बैंक के अराउंड बहुत ज़्यादा फैली हुई है मार्केट में, और जिसकी वजह से मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला रूमर कि कोटक महिंद्रा बैंक येस बैंक को खरीदने वाला है, एक्वायर करने वाला है। तो दोस्तों ये प्योरली एक रूमर था, जिसका डिनाई कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल्स ने खुद किया। ऑफिशियली आके बोला कि ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं है, और अभी उनका कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो येस बैंक को आके एक्वायर करेंगे। तो ये रूमर कहाँ से आया? एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार एक कॉन्क्लेव में गए, जहां पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एसबीआई बैंक क्या आने वाले टाइम में येस बैंक को एक्वायर कर सकता है। तो उन्होंने इस बात का मना किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि एसबीआई एक अलग डोमेन में काम करता है। बट उन्होंने बोला कि कोटक महिंद्रा बैंक एक बेस्ट सूटेड बैंक होगा जो येस बैंक को एक्वायर कर सकता है आने वाले टाइम में। तो उनके सिर्फ एक इस बात को लेके मार्केट में एक पूरा रूमर फैलाया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक एक्चुअल में जाके येस बैंक को एक्वायर करने वाला है, जिसके बेस पे मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर खुश होकर पैसा डालना स्टार्ट किया, और ये बैंक जो पहले से ही बहुत वॉलेटाइल था उसका शेयर और ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। तो दोस्तों आपको इस रूमर में बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फाइनेंशियल्स देख के और लॉन्ग टर्म होराइजन देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड रूमर जो मार्केट में नॉर्मली येस बैंक के अराउंड हमें मिलता है वो होता है येस बैंक के फंडिंग को लेके।
तो ये फंडिंग को लेके डेली न्यूज़ आता है और न्यूज़ पे बिलीव करके हम बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं, निकालते हैं और बैंक वोलेटाइल होता है। और मेरे और आपके जैसे लोग जिनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट को छोड़ के स्पेकुलेशन करते हैं, जिनकी वजह से उनको लॉस होता है। चलिए आज बात करते हैं कि फंडिंग को लेके कि इनको क्यों फंडिंग की ज़रूरत है और वो क्या क्या फंडिंग इनके पास सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके ये अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल। येस बैंक का टीयर 1 कैपिटल 11% के अराउंड है, लेकिन आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि वो 9% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते येस बैंक को टाइम टू टाइम फंडिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टीयर 1 कैपिटल क्या होता है। दोस्तों टीयर 1 कैपिटल आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक को अलग से रखना पड़ता है कि अगर बाई चांस बैंक में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो टीयर 1 कैपिटल उसको कवर कर सके। उसकी रिक्वायरमेंट 9% की होती है, लेकिन येस बैंक के पास अभी 11% है। तो जिसके चलते येस बैंक को टाइम टू टाइम फंडिंग उठानी पड़ती है अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए और इसके अलावा लोन ग्रोथ के लिए। अगर बैंक के पास पैसा आएगा तभी वो पैसा बैंक आगे लैंड कर पाएगा, जिससे बैंक का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं येस बैंक की फंडिंग की बात करूं तो अगस्त में येस बैंक ने QIP के थ्रू फंडिंग को रेज किया था और वो अमाउंट था 1930 करोड़ का। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है तो येस बैंक बोलता है कि उनके पास एक बाइंडिंग ऑफर है, जिसके चलते उनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा का फंडिंग आ सकता है। लेकिन उस ऑफर को लेके भी कभी कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं आ पाया कि येस बैंक उसको लेके क्या करने वाला है और कब वो फंडिंग आने वाली है, जिसकी क्लैरिटी अभी तक मार्केट में कभी नहीं आई। इसके बाद एक और न्यूज़ आती है कि येस बैंक के पास सीटेक्स होल्डिंग से $500 मिलियन का ऑफर है कि वो वहाँ से फंडिंग उठा सकते हैं। लेकिन उसको लेके भी येस बैंक ने बोला कि अभी वो इतना ज़्यादा कंक्रीट नहीं है, अगले बोर्ड मीटिंग में उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सब जो न्यूज़ मार्केट में आती है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, लेकिन इसके बेस पे मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी में फंस जाते हैं और हम कभी बाय करना और कभी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके चलते येस बैंक ने एक और डिसीजन लिया है कि वो आने वाले टाइम में QIP रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब QIP रेस करने में एक इशू है येस बैंक के पास, क्योंकि सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी को QIP के थ्रू फंडिंग रेस करना है तो एक QIP से लेकर दूसरे QIP के बीच में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि येस बैंक ने लास्ट QIP अगस्त में उठाया था, तो अगला QIP उठाने में मिनिमम उनको 6 महीने का गैप लेना पड़ेगा। बट वो सेबी से बात कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पशन का बात कर रहे हैं कि उनके केस में उनको एक एग्जाम्पशन दिया जाए ताकि वो QIP रेस कर सके। तो मैं अपने व्यूअर्स को बस यही बोलना चाहूँगा कि फंडिंग की न्यूज़ पे तब तक आप बिलीव नहीं करें जब तक वो न्यूज़ मैच्योर नहीं हो जाती और ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता कि उन्होंने फंडिंग को उठा लिया है। क्योंकि जब हम किसी न्यूज़ के बेस पे और ये सोच के कि आने वाले टाइम में फंडिंग उठ ही जाएगी, उस बेस पे अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लॉस बुक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो येस बैंक के ऊपर बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि हम आपको ये समझा सकें कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको र्यूमर्स के बेस पे और उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आज नीचे है कल को ऊपर चला जाएगा, इसके बेस पे आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, वो अच्छी है या बुरी है वो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसका वैल्यूएशन कैसे किया है, उसके बाद ही आपको उस बैंक में या किसी भी शेयर में एंटर करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी र्यूमर्स के बेस पे और किसी न्यूज़ के बेस पे जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है उसके बेस पे अगर आप किसी भी कंपनी में एंटर करोगे तो आपके लॉस बुक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको फिर से वही बोलना चाहूँगा कि अगर आप येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च कीजिए, ये देखिए कि बैंक आने वाले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्नओवर हो सकता है। अगर होने के चांसेस हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो प्योरली आपके रिसर्च के बेस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया था ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हम कहीं भी किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग हमें येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आप जो भी आंसर देते हैं आप उसका रीज़न दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को, हमें और हम सबको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक फाइनेंशियल नॉलेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।